जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जल्दी से सभी लोग लाइव जुड़ जाएं फटाफट। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, जो कि RO से संबंधित समान अध्ययन के 50 क्वेश्चनों पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सभी लोग सेशन को शेयर कर दें ताकि और भी लोग लाइव जुड़ सकें। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ऑपरेशन रूबिकान वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था। तो इसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जेल में गांधी का आमरण आसन, यही जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन नहीं है। तो इसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। तो बताइए भैया कौन सा सत्य कथन नहीं है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक अहिंसक आंदोलन था, यही इसका गलत जवाब है। ठीक है दोस्तों, यही जो है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सत्य नहीं है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किलों में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी। तो आप सभी को पता होगा, सर टीबी सप्रू के द्वारा जो है वकालत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। तो बताइए भैया सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 21 अक्टूबर 1943 को जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे। तो बताइए भैया इन चारों में से आज़ाद हिंद फौज से कौन नहीं जुड़ा था। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, BC दत्त, यही जो है नहीं जुड़े हुए थे आज़ाद हिंद फौज से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए भैया सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, CR दास, यही सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। तो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन की योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जो है कैबिनेट मिशन के पक्ष में पूरी तरह से थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। तो बताइए भैया इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा जिसमें संविधान सभा का विचार सबसे पहले रखा गया था। तो राइट आंसर बनेगा इन चारों में से ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में सर्वप्रथम जो है संविधान सभा के विचार प्रस्तुत किए थे। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। तो बताइए भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा जो है संविधान सभा के गठन का विचार किया गया था सर्वप्रथम। और साथ ही बता दें इस कैबिनेट मिशन योजना की, तो ये जो है 24 मार्च, कब भैया 24 मार्च
1946 को दिल्ली में आया था। तो याद रखिएगा, कभी कभी इसका सन भी पूछ लेता है। तो कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो 24 मार्च 1946 को दिल्ली में पहली बार कैबिनेट मिशन आया था और इसी के द्वारा संविधान सभा के गठन का विचार किया गया था। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिसर में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या में अनुपात में था? तो बताएं भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख प्रति व्यक्ति का अनुपात रखा गया था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष थे? तो बताइए भैया, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? तो नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 के वित्त मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लियाकत अली खां। यही जो है नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 के वित्त मंत्री थे। तो याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन दिसंबर यानी 2 दिसंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के मंत्री नहीं थे? तो इनमें से जो 2 दिसंबर 1946 को अंतरिम सरकार की गठन हुआ था उसके मंत्री कौन नहीं थे? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लियाकत अली खां। यही जो है नहीं थे। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? तो बताएं भैया, इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो यहां से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 अगस्त 1946 को सुनिश्चित की गई थी। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न संस्थाओं पर विचार करें। तो पहला कह रहा है भंग भाषा प्रशासिका सभा। तो ये जो है 1836 में हुई थी। कब भैया? 1836 में। अगला कह रहा है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। तो ये जो है 1838 में हुई थी। कब? 1838 में। अगला कह रहा है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो ये जो है 1843 को हुई थी। कब? 1843 को। और लास्ट कह रहा है इंडियन लीग। तो ये जो है 1875 में हुई थी। कब भैया? 1875 में। तो इसको आपको कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो हमने सभी के आपको सन बता दिए हैं। जो सन पहले आएगा उसको आप पहले नंबर पे रखेंगे, फिर उसके बाद जो आएगा उसको दूसरे नंबर पे। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो बताइए भैया, भारतीय स्वतंत्रता का आधार कौन सी योजना बनी थी? तो इन चारों में से राइट आंसर बन जाएगा माउंटबेटन योजना। यही जो है स्वतंत्रता का आधार बनी थी भारत में। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। तो बताएं भैया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जुलाई 1947 में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। तो बताइए भैया, किस डेट से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रभावी हुआ था? तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा 18 जुलाई 1947 को। तो ऑप्शन नंबर सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रथम एवं अंतरिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा कि सी राजगोपालाचारी यही जो है भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो 1946 में कांग्रेस का मेरठ में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जेपी कृपलानी साहब के द्वारा इसकी अध्यक्षता मेरठ में हुए अधिवेशन की गई थी। और साथ ही बता दें, भारत विभाजन के समय जेपी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और ये नवंबर 1946 में आयोजित मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला कह रहा है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रोलिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, जो कि बिल्कुल सही बताया है। ठीक है दोस्तों, बता दें रोलिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से पहला आपका सही है। दूसरे में देखते हैं, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे, ये आपका गलत दिया हुआ है। इसके प्रमुख मुख्य न्यायाधीश लेमेस्टर नहीं थे, बरल एलिजा एम्फी थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इसके प्रमुख मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्फे थे, जबकि यहाँ पर लेमेस्टर दिया है जो कि गलत दिया हुआ है। तो इस प्रकार से कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा बनेगा, जिसमें केवल पहला दिया हो। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा जो है भारत और इंग्लैंड में लोक सेवाओं परीक्षाओं को एक साथ करवाने की जो है मंजूरी दी गई थी। ठीक है दोस्तों, जो कि 1918 में प्रस्तुत रिपोर्ट के द्वारा की गई थी। कब भैया? 1918 को ये माउंट चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई थी, तो याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो एक तरफ आपका सूची फर्स्ट दिया है और दूसरी तरफ सूची सेकंड दिया हुआ है। तो पहला कह रहा है नियंत्रक परिषद की स्थापना। तो नियंत्रक परिषद की स्थापना जो है पिट का भारतीय अधिनियम 1784 के तहत की गई थी। तो इसका जो है ए का दूसरे से। अगला कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है विनायक अधिनियम 1773 के तहत की गई थी। तो बी का पहले से। और अगला कह रहा है ईसाइयों मिशनरियों को भारत के कार्य करने की अनुमति। तो इसका जो है चार्टर अधिनियम 1813 यानी कि सी का तीसरे से। और लास्ट कह रहा है गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी। तो ये जो है चार्टर अधिनियम 1833 से संबंधित हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए को दूसरे से, बी को पहले से, सी को तीसरे से और डी को चौथे से मिलान कराया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए भैया, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश में प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो बताएं भैया, किस सन में जो है बंगाल प्रेसिडेंसी को अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 1834 में। ठीक है दोस्तों, और साथ ही बता दें चार्टर एक्ट 1833 के तहत 14 नवंबर 1834 को
बंगाल विभाजन कर चौथी प्रेसिडेंसी आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया था। तो आगरा प्रेसिडेंसी दोस्तों कौन सी प्रेसिडेंसी थी? चौथी प्रेसिडेंसी थी, तो याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो बताएं भैया इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा जिसमें जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई हो? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 में यह शक्ति प्रदान की गई थी जनरल गवर्नर को। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता के उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए भैया बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता के उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1861, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो बताएं भैया। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ अधिवेशन 1936 में जो है 1935 के जो है अधिनियम को अस्वीकार किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही बता दें लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की जा रही थी उस समय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल का प्रकोप का समुद्र कहा गया है? तो बताइए भैया किस प्रकोप को जो है समुद्र कहा गया है? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा अकाल 1866 से 67 के बीच। साथ ही बता दें 1867 ईस्वी में मद्रास, उत्तरी बंगाल और बिहार में अकाल पड़ा था जिसमें लगभग 13 लाख उड़ीसा में ही लोग मृत्युग्रस्त हो गए थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इसीलिए इसे सी ऑफ कैलमिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बताइए भैया इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है उसको आपको पहचान करना है। तो इसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं जिसमें एक तरफ अधिनियम दिया है और दूसरी तरफ वर्ष दिए गए हैं। तो इन चारों में से पहला ही गलत दिया हुआ है, राजविद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908, यही जो है गलत दिया है और इस प्रश्न का राइट आंसर भी हो जाएगा। साथ ही बता दें राजविद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 में नहीं बल्कि 1907 में आया था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कब भैया 1907 में, जो कि इसमें 1908 दिया है, गलत दिया हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित प्रांत पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। तो बताइए भैया किस जगह 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था? तो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल और पंजाब में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। तो तीसरा और चौथा दोनों के दोनों जो है सही है। तो कोड के माध्यम से देखेंगे जिसमें तीसरा और चौथा दिया हो, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जिसमें तीसरा और चौथा दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, बंगाल और पंजाब दोनों में जो है कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं हुआ था 1937 में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो बताइए भैया किसके द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर जी को महान प्रहरी के रूप में कहा गया था?
तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी के द्वारा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को महान प्रहरी के रूप में कहा गया था। और साथ ही बता दें, उन्होंने कहा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पीछे नैतिक बल प्रदान किए थे, इसलिए इन्हें महान प्रहरी का नाम दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है लाठी क्लब की स्थापना निम्न में से किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए भैया लाठी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट बनेगा। और साथ ही बता दें, बाल गंगाधर तिलक द्वारा गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव आदि की जो है शुरुआत की गई थी। तो कभी कभी ये दोनों भी पूछ लेता है, गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी, तथा साथ ही लाठी क्लब की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा सारे के सारे फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत ही काम किया जाना है। उपर्युक्त कथन किसका है। तो बताइए भैया ये कथन किसके हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर के ये कथन थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर का एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु लगभग थी। तो जब वह 70 वर्ष के थे तब वह जो है महान चित्रकार के रूप में उभरे थे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल में प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन किया गया था। तो बताएं भैया किस वर्ष केरल में साम्यवादी सरकार का गठन किया गया था। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा 1957 में जो है केरल में साम्यवादी सरकार का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहां से राइट बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो बताइए भैया इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ घटना दिया है और दूसरी तरफ उससे संबंधित वर्ष दिए हैं। तो पहला वाला ही गलत दिया है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन यही जो है आपका गलत दिया है 1926, जबकि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, यही आपका गलत दिया हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम पता करें। तो पहला कह रहा है लखनऊ समझौता। तो लखनऊ समझौता भैया 1916 ईस्वी में हुआ है। कब? 1916 में। और अगला कह रहा है चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह कमेंट बॉक्स में बताएं भैया कब हुआ था। तो बता दें ये 1917 ईस्वी में हुआ था। और अगला कह रहा है खिलाफत आंदोलन। तो ये जो है 1919 में हुआ है। कब भैया? 1919 में। और लास्ट कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आप सभी को पता होगा कि 13 अप्रैल, कब भैया? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। तो इस प्रकार से इसके सन हो जाएंगे लखनऊ समझौता 1916, चंपारण सत्याग्रह 1917, खिलाफत आंदोलन 1919 और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। तो इसको आप कालानुक्रम से व्यवस्थित कर सकते हैं। जो सन पहले आएगा उसको आप पहले नंबर पे बारीता देंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो पहला कह रहा है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता भैया 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब भैया? 5 मार्च 1931 को। और अगला कह रहा है पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कब भैया? 24 सितंबर 1932 में। और अगला कह रहा है पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा। तो ये जो है 31 दिसंबर 1929 को की गई थी। कब? 31 दिसंबर 1931 में। और अगला कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये सभी को पता होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल, कब भैया? 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। तो इस प्रकार से इसका सन हो जाएगा।
गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, पूना पैक्ट 14 सितंबर 1932, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 31 दिसंबर 1931 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। तो कालानुक्रम के अनुसार इसको आप सही से व्यवस्थित कर सकते हैं। अगला कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहला कह रहा है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। तो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 में हुई थी। कब भैया? 1930 में। अगला कह रहा है पूना समझौता। तो पूना समझौता 1932 में। और अगला कह रहा है सांप्रदायिक निर्णय। तो ये आपका 16 अगस्त 1932 में हुआ था। और अगला कह रहा है गांधी इरविन समझौता। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया 5 मार्च 1931। तो इस प्रकार से इसके सन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है उसको आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सहायक संधि 1863। यही जो है गलत दिया हुआ है, जबकि सहायक संधि 1863 से ना होकर के 1798 से हुई थी। कब भैया? 1798 से सहायक संधि प्रारंभ हुई थी। तो यही इसका गलत जवाब है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो एक तरफ सूची फर्स्ट है और दूसरी तरफ सूची सेकंड है। तो सूची फर्स्ट में पहला कह रहा है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका संबंध जो है लॉर्ड मिंटो से हो जाएगा। तो एक का तीसरे से। अगला कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का संबंध प्रांतीय स्वायत्तता से यानी कि बी का चौथे से। अगला कह रहा है लखनऊ समझौता। तो लखनऊ समझौता भैया 1916 को प्रारंभ हुआ था। तो सी का दूसरे से। और लास्ट कह रहा है भारत सरकार शासन अधिनियम 1919। तो इसका संबंध पहले से हो जाएगा। द्विशासन पद्धति का आरंभ यहीं से हुआ था। तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो पहला कह रहा है क्रिप्स मिशन। तो आप सभी को पता होगा भैया, क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। कब भैया? 1942 में। अगला कह रहा है अगस्त प्रस्ताव। तो ये जो है 1940 में हुआ है। अगला कह रहा है नेहरू रिपोर्ट। तो ये जो है 1928 में हुई थी। कब? 1928 में। और लास्ट कह रहा है वेवेल योजना। तो ये भैया 1945 में हुई थी। कब? 1945 में। तो इस प्रकार से इसका सन हो जाएगा क्रिप्स मिशन 1942, अगस्त प्रस्ताव 1940, नेहरू रिपोर्ट 1928, जबकि वेवेल योजना 1945 में हुई थी। तो इसको कालानुक्रम से आप व्यवस्थित कर सकते हैं। जो सन पहले है उसको पहले नंबर पे, फिर उसके बाद जो है उसको दूसरे नंबर पे यानी कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें तथा इन्हें कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो पहला कह रहा है क्रिप्स प्रभाव। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया क्रिप्स मिशन यानी क्रिप्स प्रभाव 1942 में हुआ था। कब भैया? 1942 में। अगला कह रहा है अगस्त प्रस्ताव। तो ये 1940 में हुआ है। और अगला है वेवेल योजना। तो ये जो है 1945 में हुई है। और लास्ट कह रहा है CR फार्मूला। तो ये जो है 1944 में हुई है। कब भैया? 1944। तो इस प्रकार से इसका सन हो जाएगा क्रिप्स प्रभाव 1942, अगस्त प्रस्ताव 1940, वेवेल योजना 1945 और CR फार्मूला 1944। तो इसको आप आरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। जिस प्रकार जिसका सन है उस प्रकार इसको आप व्यवस्थित कर देंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के
विरुद्ध चलाया था? तो बताएं भैया, भारत के द्वारा ऑपरेशन विजय किस देश के खिलाफ चलाया गया था? तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, और साथ ही बता दें वर्ष 1999 में, कब भैया, 1999 में कारगिल विवाद के दौरान भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध सफल सैन्य कार्रवाई की थी, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके मोस्ट 50 क्वेश्चन थे जिनको हमने आपके साथ कवर किया। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और भैया अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।